7 मार्च के करंट अफेयर्स लेके आज हम दोबारा आ गए हैं और मैं ये होप करती हूँ कि आपको ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है जिसमें आपको बहुत शॉर्ट में सारे दिन के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो देखने को मिल जाते हैं, परहैप्स वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। मीन्स आप बहुत शॉर्ट स्पैन में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है एसएससी की भी नोटिफिकेशन आ गई है, पीछे बहुत सारे एग्जाम्स की ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो रखी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस नहीं आते हैं और आपके पास कभी कभी इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि या तो आप कॉलेजेस में जाते हो या वर्क प्लेसेस पे जाते हो। तो अगर आप ये वाली सीरीज कर लेते हो और दिन के इंपॉर्टेंट 10 से ज़्यादा 10 क्वेश्चन दिन के कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहने वाला है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज कि विच टीम वन द 76th एडिशन ऑफ द संतोष ट्रॉफी। कि संतोष ट्रॉफी का 76th एडिशन कौन सी टीम ने जीता है? मेघालय ने, कर्नाटका ने, महाराष्ट्र ने, या तो आपके वो जरा लिखने में वहाँ गलती होगी, सर्विसेज लिखा गया, बट आप उसको कोई भी स्टेट समझ सकते हो। आपको इन 3 ऑप्शन में से भी फाइंड आउट करना हो तो राइट आंसर इज कर्नाटका। इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका ने जो है वो संतोष ट्रॉफी 76th एडिशन जो है वो जीता है। संतोष ट्रॉफी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड विद फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किसके साथ रिलेटेड है? फुटबॉल के साथ रिलेटेड है। और ये कब शुरू करी गई थी? इट वॉज स्टार्टेड इन 1941 में संतोष ट्रॉफी को शुरू किया गया था। फुटबॉल के साथ इंपॉर्टेंट अदर कप्स जो हमारे देश में है, दैट इज ड्यूरेंट कप, आपका एक इंपॉर्टेंट कप है जो फुटबॉल के साथ रिलेट करता है। एंड द अनदर वन मोर कप इज दैट इज और टूर्नामेंट, दैट इज रोवर्स कप। ये दोनों ही टूर्नामेंट अलोंग विद द संतोष ट्रॉफी, दीज आर रिलेटेड विद फुटबॉल। ये किसके साथ रिलेटेड है? फुटबॉल के साथ रिलेटेड है। और संतोष ट्रॉफी को हीरो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी को हीरो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपने जो है वो ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? कि रेस्ट ऑफ इंडिया टीम्स डिफीटेड whom to win the prestigious ईरानी कप टाइटल और ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी जो है जीतने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने कौन सी स्टेट की टीम को हराया था? बेसिकली अगर आपको ईरानी ट्रॉफी के बारे में पता रहेगा तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड विद द क्रिकेट। और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का क्या मतलब है कि रणजी ट्रॉफी पहले प्ले की जाती है और जो रणजी ट्रॉफी का विनर होता है वो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम्स, जितनी बाकी टीम्स हारी होती है उनके प्लेयर्स के साथ वो मैच खेलते हैं। ठीक है, तो पहले रणजी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी में जो विनर होता है और बाकी जितने भी टीम्स होती है रेस्ट ऑफ इंडिया की, वो मिलके वो जो विनर टीम है उसके साथ प्ले करती है, मतलब गेम खेलती है क्रिकेट में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश को हराया रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने टू डिफीट एंड गेट द टाइटल, और कप उन्होंने जीता ईरानी कप और ईरानी ट्रॉफी विच इज रिलेटेड विद द क्रिकेट। ठीक है, तो पहले रणजी ट्रॉफी प्ले होती है, उसके बाद जो इसका विनर होता है उसको रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे क्या करना पड़ता है? प्ले करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, देखो बेटा यहाँ पे है कि विच एयरक्राफ्ट कैरियर इज होस्टिंग द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो नेवल कमांडर की कॉन्फ्रेंस 2023 में पहली बार होस्ट कर रहा है? तो उसका नाम है INS विक्रांत। इंडिजिनसली अपने देश में बनी हुई वॉरशिप है। इसके बारे में तो आपने लास्ट ईयर बहुत कुछ सुना होगा बेटा, न्यूज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। INS विक्रांत के बारे में भी पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो INS विक्रांत ने पहली जो थी वो नेवल कमांडर्स की मीटिंग, आप समझ सकते हो कि उसको क्या किया था बेटा, उसको मतलब INS विक्रांत में ये जो मीटिंग थी ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ में देखें
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एयर इंडिया न्यूज कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिव्यूज द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन नेवी ड्यूरिंग द इंडियन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड अबोर्ड ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। मतलब अपने देश का पहला नेटिव है, ठीक है, हमने इसको खुद बनाया है अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। और ये फर्स्ट एडिशन था बेटा नेवल कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस का, पहला एडिशन था जो 2023 में हुआ, ठीक है वो, और उसको INS विक्रांत में जो था वो वहां पे उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसको करने का एक ही इंपॉर्टेंट मोटिव था इस मीटिंग को, वो आप समझ सकते हो कि स्ट्रैटेजीज को देखना कि कैसे दे कैन सेव देयर कोस्ट, और जो भी आने वाले खतरे हैं या जो भी स्ट्रैटेजीज बनानी है या फर्दर फ्यूचर में जो प्लानिंग करनी है उस सबको इसमें विजुअलाइज जो था वो किया गया था, वट एवर इट इज नीडेड फॉर दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, ये 5वां सेलिब्रेट किया गया बेटा, क्या सेलिब्रेट किया गया, दैट इज फिफ्थ जन औषधि दिवस। ठीक है, तो क्या है ये 5वां जन औषधि दिवस है जो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया, 7 मार्च 2023 में सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम क्या थी, थीम भी आपने देखनी है, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ठीक है, ये थीम के साथ जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी इसकी थीम थी। इसके साथ हमने 7 मार्च को अपना 5वां जन औषधि दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया। जन औषधि दिवस आपको पता है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस वायरसेस जो हैं वो कितना अटैक किया, और जितने भी हमारे आयुर्वेदिक के जन मतलब जो हमारे अराउंड ट्रेडिशनल सिस्टम है, मेडिसिनल सिस्टम है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द स्कीम इज लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने एक स्कीम लॉन्च करी है ऑन द नर्मदा जयंती, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम, लाडली बहना योजना। स्कीम का नाम क्या है, लाडली बहना योजना। ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पे ये स्कीम लॉन्च करी गई है। ये इसके थोड़े से कुछ फीचर्स हैं, अगर आप इन स्कीम्स के कुछ फीचर्स को देखें, अगर आपको इसमें से क्वेश्चन कभी आ सकता है तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम का नाम है। ये स्टार्ट करी गई थी 5 मार्च 2023 से, और ये किसको दी जाएगी, वुमेन, जो जितने भी मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उनके लिए स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। और जितनी भी महिलाएं उनको मिलेगा क्या, 1000 रुपीज पर मंथ हर महीने। ठीक है, 10 जून से हर महीने उनको कितना पैसा मिलेगा, 10,000 रुपीज जो है वो मिलेंगे। उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी मतलब उसको फुलफिल करने के बाद। ठीक है, और अप्लाई प्रोसीजर जो है ऑफलाइन थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन ही कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से कहीं बिलोंग करते हो तो इसको आप जरूर भरना। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश के साथ ही रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किसके, एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, कि मध्य प्रदेश ये आपका MP है। अगर आप मैप पे देखें ना बेटा, तो मैप पे आप यहां देख पा रहे, दिस इज योर मध्य प्रदेश। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, एंड द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज माऊगंज। ठीक है, पहले वो तहसील थी, अब वो क्या बन गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया। माऊगंज पहले तहसील थी, अभी वो क्या बन गया बेटा, डिस्ट्रिक्ट। और कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है, 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। ये मध्य प्रदेश का 53rd डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना है। ठीक है, और इसके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, बहुत करंट में एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश एरिया वाइज जो है बेटा वो 2nd लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, एरिया वाइज जो है वो 2nd लार्जेस्ट स्टेट है। अगर मध्य प्रदेश को पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो दिस इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री। एरिया वाइज 2nd लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन वाइज जो है वो कौन सी है, 5th लार्जेस्ट स्टेट है। मध्य प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 में। कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। इसकी कैपिटल जो है मध्य प्रदेश की वो आप सभी को पता है, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। क्या है, भोपाल है। बट मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी जो है वो कौन सी है, इंदौर है। और मध्य प्रदेश का जो
हाई कोर्ट है दैट इज इन जबलपुर, ठीक है। इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश का जो आपका स्टेट ट्री है दैट इज बनियन ट्री, और इनका जो स्टेट का फ्रूट है दैट इज मैंगो, और जो फ्लावर है दैट इज अ वाइट लिली, और जो मैमल है दैट इज अ बारहसिंगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मध्य प्रदेश के साथ, आपको ये जानना भी जरूरी है कि परहैप्स कभी आपको पेपर में इनके बारे में पूछा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्राउन प्रिंस शेख अहमद नफा अल सबा, ठीक है, ओके, द नेम इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद नफा अल सबा, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रीअपॉइंट करे गए हैं, ठीक है ना, दैट इज ऑफ कुवैत। कहाँ के करे गए हैं, कुवैत के करे गए हैं, याद रखना कहाँ के करे गए हैं बेटा, कुवैत के। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, एंड शी इज अ वुमेन, जो शायद सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकती है, मीराबाई चानू। ऑल द फीमेल ऑफ कंट्री, जो बहुत सारे जिनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं कि वो क्या क्या नहीं कर पा रही हैं फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है। आग मतलब जलाने के लिए लकड़ियां उठा के इन्होंने वेट लिफ्टिंग सीखी थी। ये बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 इनको घोषित किया गया है। क्या बोला गया है, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ईयर ऑफ 2022 की ये विनर है पिछले साल की। मतलब ऑब्वियस है कि एक साल में जो परफॉर्मेंस रहती है उसके बाद ही उनको विनर जो है वो घोषित किया जाता है। अगर मीराबाई चानू के बारे में मैं आपको बताऊं तो मीराबाई चानू जो है मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती है। कभी कभी इनकी स्टेट्स भी पूछ ली जाती है, कहाँ से बिलोंग, मणिपुर। आप समझ सकते हो ईस्टर्न स्टेट्स की वैसे ही जो थी वो उनको फैसिलिटीज कितनी कम है, ठीक है। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग सीखी थी बाय कैरिंग द फायरवुड। गांव में खेतों से और जंगलों से लकड़ियां लाती थी जलाने के लिए, वहां से इन्होंने वेट लिफ्टिंग सीखी थी। 2020 जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2021 में हुए थे, बट 2020 ही बोला जाता है इनको, उसमें वो फर्स्ट वो इंडियन वुमेन बनी थी टू विन द सिल्वर मेडल्स इन वेट लिफ्टिंग। 2022 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी गोल्ड मेडल लिया था, एंड शी ऑल्सो वन अ सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। तो कुछ अचीवमेंट्स है इनकी। फॉर हर स्काई इज नॉट द लिमिट, ठीक है। और ये पूरे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि कितनी भी परिस्थितियां खराब हों वो जो चाहे वो कर सकती हैं जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमंग द क्लीनेस्ट इन एशिया पैसिफिक। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एशिया पैसिफिक में जितने 5 एयरपोर्ट क्लीनेस्ट बोले गए उनमें से एक एयरपोर्ट है। यहाँ पे अगर आपने लिस्ट देखेंगे तो आप लिस्ट में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शायद थोड़ी सी क्लियर ना हो पिक्चर, बिकॉज ये कॉपी पेस्ट की जाती है ना बेटा, तो कभी कभी ऐसा से जो है वो क्लियरेंस थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी थोड़ी सी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो बेजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेजिंग में जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली इंडिया का, कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलालमपुर मलेशिया का, शंघाई पोंगडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट शंघाई का, और सुल्तान हसनुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज ऑफ इंडोनेशिया। ये 5 ऐसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट जो है वो बोले गए एशिया पैसिफिक रीजन में। तो इसमें इंडिया का दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसने भी अपना प्लेस जो है बेटा यहाँ पे बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। INS त्रिखंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको जरूर एक बार देखना है आपने। INS त्रिखंड पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। तो INS त्रिखंड ने ये जो आपका है इसने इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, बट एक्सरसाइज कौन सी थी वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको जाननी चाहिए और आपके लिए बेटा हेल्पफुल भी हो सकती है एग्जामिनेशन में। तो INS त्रिखंड ने पार्टिसिपेट किया है किसमें, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज विच इज नोन एज अ कटलास एक्सप्रेस 2023। शॉर्ट में अगर इसको लिखेंगे तो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑब्लिक कटलास एक्सरसाइज 2023। समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस एक्सरसाइज ये जितनी भी वर्ल्ड में मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है उनमें से एक, बहुत सारे नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें से एक वन ऑफ द लार्जेस्ट
इंटरनेशनल मैरीटाइम जितनी भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है मल्टीनेशनल, उनमें ये कवर करती है। और इंडियन नेवी ने पहली बार ये वाली एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइम, ठीक है, इंडिया ने इस बार पहली बार ये इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है विच इज नोन एज EC, उसमें पार्टिसिपेट CE, सॉरी नॉट EC बट CE, इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो एक्चुअली इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, US, जिसको लीड करता है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कौन करता है, CMF, ठीक है। तो जितनी भी आपकी इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस कोऑर्डिनेट की जाती है मैक्सिमम, दैट इज बाय द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। और इंडिया जो है इसका पार्ट बना था 2022 में। कब बना था, 2022 में। उस टाइम में इंडिया ने अमेरिका द्वारा, मतलब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के हेल्प से, मतलब जो उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज, सॉरी मैरीटाइम एक्सरसाइज करवाई थी, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ऑपरेशन सी सोड। किस में पार्टिसिपेट किया था, ऑपरेशन सी सोड में। ये वाली एक्सरसाइज में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। इंडिया की नेवी जो थी इसमें वो फर्स्ट टाइम गई थी, ठीक है। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जिसको अमेरिका लीड करता है, 24 नेशन नेवल ग्रुप, 34 नेशन, सॉरी, ठीक है ना, 34 नेशन का एक नेवल ग्रुप है। परहैप्स आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंडिया के जो INS, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इंडिया के INS 3 कर्ण ने नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था कटलास एक्सप्रेस 2023। इस एक्सरसाइज को एक्चुअली में लीड किया, किसने लीड किया, दिस एक्सरसाइज इज लेड बाय कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ठीक है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जो है वो 34 नेशन का एक नेवल ग्रुप है जो प्रमोट करता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को। इंडिया इसका पार्ट बना था 2022 में। कब बना था, 2022 में। उस टाइम इंडिया की नेवी शिप ने पार्टिसिपेट किया था ऑपरेशन सी सोट में, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड टाइम, वैसे इस एक्सरसाइज में इंडिया का पहला टाइम है, बट अंडर द आपके जिसको आप बोल सकते हो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में सेकंड टाइम है, ठीक है, जो इंडिया ने ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है विच इज अ मल्टीनेशनल, और 34 नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखें कि UN ने हाई सी ट्रिटी पास करी है, उसके बारे में बात करी है। हाई सी ट्रिटी है क्या, बेसिकली हाई सीज तो आप जानते हैं, हाई सीज जो कि आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बियॉन्ड आते हैं, ठीक है, डीप सीज आते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बियॉन्ड है। यहाँ पे आप देखो कि व्हाट इज द हाई सीज ट्रिटी। हाई सी ट्रिटी में बोला गया है कि 30% जो सी है उसको क्या किया जाएगा, इंटरनेशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज किए जाएंगे 2030 तक। कितना परसेंट को, 30%। 30% हाई सी का वाटर जो प्रोटेक्टेड नहीं है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो देखी गई है वो क्या देखी गई है कि 2/3, ठीक है, यहाँ पे आपने देखना कि 2/3 ऑफ द ओशन वाटर्स, इस टाइम पे 2/3 जो वर्ल्ड के ओशन का वाटर है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स बोलते हैं। इंटरनेशनल वाटर्स में आप समझते हो किसी भी कंट्री का, हाई सीज में किसी भी कंट्री का पर्टिकुलर राइट जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये हाई सी से कंट्रीज जो है उनको फिशिंग का, शिपिंग का या रिसर्च के राइट्स जो है वो मिल जाते हैं फ्रॉम द जो भी इंटरनेशनल UN की जितने भी आपके ओशंस के रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अबाउट जितना भी आपका हाई सीज का वाटर है उसमें सिर्फ 1% ऐसा वाटर है जो कि प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो सिर्फ 1% वाटर प्रोटेक्टेड है। और आपको पता है कि जो हाई सीज में मिलने वाले जितने भी मेराइन लाइफ है या वहाँ के वेल्स है या वहाँ का जो भी हैबिटेट है वो बहुत खतरे में है। क्लाइमेट चेंज के जो देखने में आ रहे हैं वो बहुत ही इस टाइम पे बहुत ही डेंजरस है। तो दैट इज वाई ये हाई सी ट्रीटीज जो है वो ये की गई है UNO द्वारा, so that 30% of sea water by high sea water by the 2030 उसको सेव किया जा सके, ठीक है। According to VDEM is varieties of democracy। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में इंडिया कौन से पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, इंडिया 108 पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। कौन से पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है इंडिया, 108 पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। एक मिलिट्री और एक्सरसाइज है, दैट इज अ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज नोन एज अ
फ्रिंज एक्सरसाइज, ठीक है, फ्रिंज एक्सरसाइज 2023, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है। अभी इसके बीच में आप समझ सकते हो कि इनका मेन मोटिव क्या रहेगा। इंडिया और फ्रांस के बीच में इस तरह की एक्सरसाइज अपने आप में पहली बार ऑर्गेनाइज करी गई है, और इनका मेन मोटिव जो है इसको ऑर्गेनाइज करने का वो आप समझ सकते हो, अंडरटेकिंग द ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब जो भी आपकी किसी भी ह्यूमन बीइंग को फंस गए हैं कहीं पे, जितनी भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन कैंप लगाएंगे, सो दैट अगर बिकॉज ऑफ डिजास्टर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है, साथ में मूव ऑफ द डिजास्टर रिलीफ मटीरियल, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई है, मटीरियल को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, क्योंकि अभी आपने देखा सीरिया में और टर्की में जो हुआ, तो कितनी नीड रहती है इन सब फोर्सेस की उस टाइम पे, ठीक है ना। तो एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था उस टाइम में। तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है अपनी ही तरह की एक, वैसे तो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइजेस होती हैं, बट ये अपनी ही तरह की एक अलग एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है एसएस दुबे टेक्स द चार्ज एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएस दुबे आपके देश के नए, मतलब हमारे देश के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो बने हैं, और ये 28th ऑफिसर हैं इस पोजीशन के लिए। कितने हैं? 28th ऑफिसर हैं इस पोजीशन के लिए, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में देना जरूरी है। और आपका जितना भी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्या चीज करता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एडवाइजर है ऑन अकाउंटिंग द मैटर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जितने भी मैटर्स हैं इस तरफ के अकाउंट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उनको ये हेल्प प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। CGA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग अ टेक्निकल साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रिपरेशन एंड द सबमिशन ऑफ द अकाउंट्स टू द यूनियन गवर्नमेंट, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द फंड्स, ठीक है, मनी रिलेटेड जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होते हैं उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं, या उसके ऑडिट के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, परहैप्स आपको ये समझ आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कोई डाउट रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल के करंट अफेयर्स लेके हम फिर दोबारा आएंगे, तब तक जय हिंद।